एक आदमी न आरबीआई को हैक करता है न बैंक लूटने जाता है, फिर भी 13,000 रुपए करोड़ लेके देश से बाहर निकल जाता है। और सबसे हैरानी की बात, बैंक को खुद को नहीं पता था कि उसने इतना बड़ा लोन दे दिया है। ये कहानी है इंडिया के सबसे शॉकिंग बैंक फ्रॉड की, द नीरव मोदी स्कैम। 2010 के आसपास इंडिया का लग्जरी ज्वेलरी मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा था और उसी वक्त एक नाम हर जगह छाया हुआ था, नीरव मोदी। उनके डायमंड डिजाइन्स हॉलीवुड सेलिब्रिटीज पे भी नजर आते थे, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में शोकेस होते थे। उनके लग्जरी स्टोर्स मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन सब जगह खुल रहे थे। मीडिया उन्हें इंडिया का ग्लोबल लग्जरी एंटरप्रेन्योर कह रही थी। इन्वेस्टर्स खुश थे, बैंक भी। और एक नेशनलाइज्ड बैंक उनका सबसे बड़ा सपोर्टर बन चुका था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस चमक के पीछे इंडिया के बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा था। अब समझते हैं फ्रॉड हुआ कैसे। नॉर्मली अगर कोई कंपनी फॉरेन सप्लायर को पेमेंट करना चाहे तो बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU इशू करता है। ये एक गारंटी होती है। इसके बेसिस पर फॉरेन बैंक्स कंपनी को शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे देते हैं। लेकिन हर LOU बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड होना जरूरी होता है ताकि लाइबिलिटी बैंक के रिकॉर्ड्स में दिखे। यही सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल था और इसी कंट्रोल को बाईपास किया। बैंक के कुछ ऑफिशियल्स स्विफ्ट सिस्टम का यूज करके फॉरेन ब्रांचेस को पेमेंट गारंटीज भेज रहे थे, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस कोर बैंकिंग सिस्टम में एंटर ही नहीं किए जा रहे थे। मतलब फॉरेन बैंक्स को लग रहा था बैंक गारंटी दे रहा है, लेकिन बैंक के अपने रिकॉर्ड्स में कोई लोन था ही नहीं। बैंक के अकाउंट्स बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे और हर नए LOU से पुराना लोन रीपे होता गया। फिर एक और LOU, फिर एक और धीरे धीरे हजारों करोड़ का एक्सपोजर बन गया जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये फ्रॉड 1-2 महीने का नहीं था, कई सालों का था। ये प्रोसेस चलता रहा। हर बार नया LOU, नए फॉरेन बोरोइंग, पुराना रीपेमेंट, सब कुछ पेपर पर परफेक्टली नॉर्मल लग रहा था। नीरव मोदी का बिजनेस और बड़ा होता गया। लग्जरी बुटीक्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। और बैंक हर बार सोचता रहा सब कंट्रोल में है, जबकि कंट्रोल नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। जनवरी 2018 में इन्वॉल्व बैंक के ऑफिसर ने रूटीन प्रोसेस फॉलो करते हुए कोलैटरल मांगा। तब कस्टमर ने कहा, हमें तो हमेशा बिना कोलैटरल के LOU मिलता था। ऑफिसर हैरान रह गया। रिकॉर्ड्स चेक हुए, सिस्टम देखा गया और तब सबसे बड़ा शॉक मिला। कोर बैंकिंग सिस्टम में कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आ गई। 13,000 करोड़ से ज्यादा की लाइबिलिटीज बैंक के बुक्स के बाहर। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक नाम था, नीरव मोदी। लेकिन तब तक वो इंडिया छोड़ चुके थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सब एजेंसीज एक्टिव हो गई। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच्ड, लग्जरी पेंटिंग्स, ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार्स, फॉरेन एसेट्स, इंटरपोल नोटिसेस इशू हुए। बाद में नीरव मोदी लंदन में ट्रेस हुए और उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए इंडिया ने लीगल बैटल शुरू करी। एंड रिजल्टेंट, ये केस आज भी दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल क्राइम केसेस में से एक माना जाता है। नीरव मोदी स्कैम के बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स में कई बड़े रिफॉर्म्स आए। स्विफ्ट और कोर बैंकिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फैसिलिटी को विथड्रॉ किया गया। बैंक्स ने मॉनिटरिंग सिस्टम्स स्ट्रेंथन किए और फ्रॉड डिटेक्शन फ्रेमवर्क्स को और स्ट्रिक्ट बनाया गया। लेकिन स्कैम हमेशा ये याद दिलाता है कि कभी कभी एक बड़ा फ्रॉड बैंक के अंदर से भी शुरू हो सकता है।
सो यू सी, एक ज्वेलर, एक बैंक और एक फ्रॉड जिसने दुनिया को हिला दिया। लेकिन इंडिया का अगला स्कैम किसी बिजनेसमैन ने नहीं किया, वो था देश की सबसे बड़ी एयरलाइन का सपना, और उस सपने का नाम था किंगफिशर। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे।